नमस्कार, एडुक्राफ्ट पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे सामने गोपाल चंद्र नीरज की पंक्तियों से प्रेरित एक बहुत ही दिलचस्प निबंध के कुछ हिस्से हैं। ये भाषा, बोली और समाज के पेचीदा रिश्ते की पड़ताल करते हैं। और ये एक ऐसा रिश्ता है जिसके बारे में हम ज्यादातर सोचते नहीं, बस जीते हैं। ये हवा की तरह है, हमारे चारों तरफ है, लेकिन नजर तभी जाती है जब कोई इसके बारे में सवाल उठाए। बिल्कुल। और ये निबंध एक बहुत ही बुनियादी और गहरा सवाल उठाता है, जो असल में इसका शीर्षक भी है। बिन समाज के बोली हो सकेला का, बिन बोली भाषा समाज हो सकेला का। मतलब क्या समाज के बिना किसी बोली का वजूद हो सकता है? और क्या इसके उलट बिना किसी भाषा या बोली के हम इंसानी समाज की कल्पना भी कर सकते हैं? हाँ, ये सवाल सुनने में सीधा लगता है, पर इसके सिरे पकड़कर हम इंसान होने के मतलब तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ शब्दों और ग्रामर की बात नहीं है, ये तो हमारी पहचान की कहानी है। सही कहा। तो आज का हमारा मकसद इन स्रोतों की मदद से इसी गुत्थी को सुलझाना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाषा सिर्फ बातचीत का एक टूल क्यों नहीं है, बल्कि वो गोंद है जो समाज को जोड़ कर रखती है। वो आईना है जिसमें हमारी संस्कृति दिखती है। और कभी-कभी वो तलवार भी है जो हमें बांट देती है। तो चलिए इस गहरी और दिलचस्प बातचीत में उतरते हैं। शुरुआत एक बहुत मशहूर कहावत से करते हैं, जिसका जिक्र हमारे स्रोत में भी है। कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। ये पंक्तियां जब भी सुनती हूं, मुझे हमेशा लगता है कि ये भारत का कितना सटीक नक्शा खींचती हैं। विविधता हमारी रगों में है। लेकिन यहीं पर एक कंफ्यूजन भी पैदा होता है, भाषा और बोली को लेकर। हम अक्सर इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे की जगह कर लेते हैं। स्रोत इन दोनों के बीच एक साफ लकीर खींचता है। हाँ, और ये फर्क समझना इस पूरी चर्चा के लिए बहुत जरूरी है। स्रोत इसे इस तरह समझाता है कि भाषा एक ज्यादा बड़ा और व्यवस्थित ढांचा है। व्यवस्थित मतलब उसका अपना एक व्याकरण होता है, नियम कायदे होते हैं, और ज्यादातर मामलों में उसकी अपनी एक लिपि भी होती है, यानी उसे लिखने का एक तरीका होता है। उसका दायरा बहुत बड़ा होता है, वो एक पूरे राज्य या देश या कई देशों में फैली हो सकती है। अच्छा, तो भाषा एक तरह से एक बड़ा स्थापित सिस्टम है। तो फिर बोली क्या है? बोली उसी भाषा का एक ज्यादा स्थानीय, ज्यादा घरेलू और ज्यादातर मौखिक रूप है। वो एक सीमित इलाके में बोली जाती है। सोचिए, भाषा अगर एक बड़ी नदी है तो बोलियां वो छोटी छोटी धाराएं हैं जो अलग अलग गांवों और कस्बों से गुजरते हुए उसी नदी में मिलती हैं। स्रोत में भोजपुरी, मगही, मैथिली का उदाहरण दिया गया है, जिन्हें हिंदी भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है। इनमें अपनी मिठास है, अपने खास शब्द हैं, लेकिन इनका जो व्याकरणिक आधार है वो हिंदी से ही जुड़ा है। ये नदी और धाराओं वाला उदाहरण बहुत अच्छा है। इससे तस्वीर साफ हो जाती है ना। लेकिन स्रोत में एक बहुत खूबसूरत शब्द का इस्तेमाल हुआ है, भाव व्यंजनात्मकता। हाँ, लेखक इसे भाषा की आत्मा कहता है। ये सुनने में भारी लगता है, पर मुझे लगता है इसका मतलब बहुत गहरा है। मेरे हिसाब से इसका मतलब सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि एहसास पहुंचाना है। क्या मैं सही समझ रहा हूं? आप बिल्कुल सही जगह पे पहुंचे। भाव व्यंजनात्मकता का मतलब ही है भावों को, इमोशंस को व्यक्त करने की ताकत। यही वो चीज है जो भाषा को जिंदा बनाती है। अच्छा। देखिए, मैं दुखी हूं, ये एक जानकारी है, लेकिन कविता की 4 पंक्तियां या किसी कहानी का एक पैराग्राफ उस दुख की गहराई को हमारे अंदर उतार देता है। यही भाषा की असली शक्ति है। वो सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से बात करती है। वाह। चाहे वो मानक भाषा हो या कोई गांव की बोली, उसकी असली कीमत इसी बात से तय होती है कि वो इंसान के मन के भावों को कितनी सच्चाई से दूसरे तक पहुंचा सकती है। वाह। तो भाषा का काम सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं, बल्कि कनेक्शन बनाना है। ये फर्क अब साफ है। भाषा ज्यादा व्यापक और नियमों में बंधी है, जबकि बोली ज्यादा स्थानीय और लचीली। तो चलिए अब इस रिश्ते के दूसरे हिस्से पर आते हैं, समाज। यहां पर स्रोत एक बड़ी दिलचस्प बात कहता है। भाषा ही मनुष्य के सामाजिक प्राणी होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। और फिर आगे कहता है, ये भी सत्य है कि भाषा के सहयोग से ही मनुष्य द्वारा इस समाज का निर्माण किया जा सकता है। ये तो पहले मुर्गी आई या अंडा वाली पहेली जैसा लग रहा है। हाँ, बिल्कुल। और यही इस रिश्ते की खूबसूरती है, ये एक दूसरे को बनाते हैं। स्रोत में भाषा के दोहरे किरदार की बात की गई है। दोहरे किरदार? हाँ। पहला किरदार तो साफ है, यह संप्रेषण का सशक्त माध्यम है, यानी कम्युनिकेशन का सुपर पावर। इसके बिना हम मिलकर काम कैसे करते, योजनाएं कैसे बनाते, या बस एक दूसरे का हालचाल ही कैसे पूछते।
ये तो समाज की कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है। और इसका दूसरा किरदार? इसका दूसरा किरदार और भी गहरा है। यह संस्कृति की संवाहक है। संवाहक यानी कैरियर। भाषा हमारी संस्कृति को एक पीढ़ी के कंधों से उठाकर दूसरी पीढ़ी के कंधों पर रखती है। ये बहुत दिलचस्प है। संस्कृति की संवाहक मतलब हमारी दादी नानी की कहानियाँ, शादी ब्याह के गीत, त्योहारों से जुड़ी मान्यताएं, वो सारे नुस्खे जो सिर्फ मुंह ज़बानी सिखाए जाते हैं। हाँ, ये सब भाषा की वजह से ही जिंदा हैं। बिल्कुल। सोचिए अगर भाषा न होती तो हमारा इतिहास, हमारा ज्ञान, हमारी कला सब कुछ एक पीढ़ी के साथ ही खत्म हो जाता। संस्कृति शायद कुछ दशकों से ज्यादा जिंदा ही नहीं रह पाती। सही बात है। भाषा एक टाइम कैप्सूल की तरह है जिसमें एक समाज अपनी सबसे कीमती चीजें, अपनी यादें, अपनी सीख, अपनी पहचान बंद करके आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ जाता है। और भारत में तो ये पहचान भाषा से कितनी मजबूती से जुड़ी है। जैसा कि स्रोत बताता है, हम किसी से मिलते हैं तो पूछते हैं आप कहाँ से हैं, और जवाब अक्सर एक भाषा का नाम होता है। मैं पंजाबी हूँ, हम गुजराती हैं, वो मराठी हैं। हाँ, बिल्कुल। यहाँ भाषा सिर्फ बोलने का तरीका नहीं, बल्कि हमारे होने का, हमारी पहचान का सबूत है। और स्रोत इस बात को एक और ऊंचे स्तर पर ले जाता है। वो कहता है कि भाषा ही वो बुनियादी लकीर है जो इंसान और जानवर के बीच खींची गई है। देखिए, जानवर भी आवाजें निकालते हैं, वो भी संवाद करते हैं, खतरे का संकेत देते हैं, खाने के लिए बुलाते हैं। लेकिन उनका संवाद यहाँ और अभी में कैद होता है। वो अपनी तात्कालिक जरूरतें बताते हैं। लेकिन इंसान? जबकि इंसान अपनी भाषा का इस्तेमाल करके गुजरे हुए कल की बात कर सकता है, आने वाले कल की योजना बना सकता है। हम भाषा से नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, साहित्य और फलसफा रचते हैं। हम उन चीजों के बारे में बात कर सकते हैं जो मौजूद ही नहीं है, जैसे आजादी, न्याय, प्यार। ये क्षमता जानवरों में नहीं है। सही है। यही क्षमता हमें समाज बनाने की ताकत देती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि समाज और भाषा एक दूसरे के बिना अधूरे नहीं बल्कि असंभव हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। समाज भाषा को शब्द देता है, उसे पालता पोसता है, और भाषा समाज को एक पहचान और एक आवाज देती है। अटूट रिश्ता है। ये रिश्ता तो बहुत मजबूत लगता है। अटूट है, लेकिन हर मजबूत रिश्ते की तरह इसमें भी तनाव और टकराव की गुंजाइश होती है। हाँ, और यहीं पर कहानी एक नया मोड़ लेती है। जो भाषा हमें एक पहचान देकर जोड़ती है, वही पहचान जब दूसरी पहचानों से टकराती है तो अलगाव का कारण भी बन जाती है। स्रोत में भाषा और बोली को लेकर होने वाले वर्चस्व और संघर्ष की बात की गई है। ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। ये विरोधाभासी है, लेकिन सच है, ये इंसानी स्वभाव का हिस्सा है। स्रोत इस बात को साफ तौर पर रखता है कि इतिहास में और आज भी भाषा और बोली के आधार पर समाज में गहरे टकराव हुए हैं। अच्छा? जब एक भाषाई समूह को ये महसूस होता है कि उसकी भाषा को सम्मान नहीं मिल रहा, या उसे दबाया जा रहा है, या किसी दूसरी भाषा को उस पर थोपा जा रहा है, तो वहां से तनाव की चिंगारी सुलगती है। हमारे स्रोत में आजादी के बाद बने राज्य पुनर्गठन आयोग का भी जिक्र है। मुझे लगता है ये इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा और साहसिक फैसला था। भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश में भाषा के आधार पर राज्यों की सीमाएं तय करना। इसके पीछे सोच ये थी कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक प्रशासनिक इकाई में रहेंगे तो शासन करना आसान होगा और उनकी संस्कृति भी फलेगी फूलेगी। और काफी हद तक ऐसा हुआ भी। हाँ, हुआ भी, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी था, जैसा स्रोत बताता है। कई जगहों पर इसने नए संघर्षों को जन्म दे दिया। सीमा पर बसे गांवों और शहरों में इस बात को लेकर विवाद खड़े हो गए कि वो किस राज्य का हिस्सा होंगे। एक ही शहर में दो भाषा बोलने वाले लोग अचानक खुद को एक दूसरे के मुकाबले में खड़ा पाने लगे। ये दिखाता है कि भाषा हमारी पहचान की जड़ों में कितनी गहराई तक उतरी हुई है। सही बात है। लोग अपनी जमीन छोड़ सकते हैं, पर अपनी जुबान छोड़ना उन्हें अपनी पहचान मिटने जैसा लगता है। बिल्कुल। और कई बार ये सिर्फ अधिकारों की लड़ाई नहीं रहती, बल्कि अपनी बोली या भाषा को दूसरों से बेहतर साबित करने की होड़ में बदल जाती है। हाँ, और ये एक और खतरनाक मोड़ है। अपनी भाषा, अपनी संस्कृति पर गर्व होना स्वाभाविक और अच्छी बात है, लेकिन जब ये गर्व श्रेष्ठता के अहंकार में बदल जाता है और हम दूसरी भाषाओं या बोलियों को तुच्छ या गवार समझने लगते हैं, तब जहर घुलना शुरू होता है।
और स्रोत इस बात की ओर भी इशारा करता है कि कैसे कुछ अलगाववादी और कट्टरपंथी ताकतें इसी भाषाई गौरव की भावना को भड़काकर समाज में फूट डालने की कोशिश करती हैं। हाँ, वो भाषा को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो भाई बहुत ही जटिल और नाजुक स्थिति है। अगर भाषा जोड़ भी सकती है और तोड़ भी सकती है, तो इसका संतुलन कैसे साधा जाए? क्या स्रोत इस बारे में कोई रास्ता दिखाता है? स्रोत एक बहुत ही परिपक्व और संतुलित रास्ते की बात करता है, जो भारत के संविधान में अपनाया गया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने इस देश की बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक प्रकृति को, यानी इस सच्चाई को कि यहाँ कई भाषाएं और संस्कृतियां एक साथ रहती हैं, बहुत अच्छे से समझा था। 8वीं अनुसूची में कई प्रमुख भाषाओं को बराबर का दर्जा दिया। ये एक तरह से सभी बड़ी भाषाई पहचानों को ये आश्वासन देना था कि आपकी आवाज सुनी जाएगी, आपका सम्मान किया जाएगा। और एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसी सोच का भी जिक्र है। हाँ, ये उसी संवैधानिक सोच का एक व्यवहारिक रूप है। ये संकल्पना कहती है कि हमारी भाषाई विविधता कोई समस्या या बोझ नहीं है, बल्कि ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सही है। इसका मकसद ही यही है कि पंजाब का कोई व्यक्ति तमिल संस्कृति के बारे में जाने, महाराष्ट्र का कोई इंसान बंगाली साहित्य पढ़े। जब हम एक दूसरे की भाषाओं और संस्कृतियों का सम्मान करना सीखते हैं, तो वो दीवारें गिरने लगती हैं जो श्रेष्ठता के अहंकार से खड़ी होती हैं। ये विविधता का जश्न मनाने जैसा है। बिल्कुल। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटना चाहें, तो भाषा और समाज के रिश्ते को हम कैसे बयान करेंगे? निचोड़ ये है कि ये रिश्ता एक तरफा नहीं, बल्कि एक जिंदा और गतिशील संवाद जैसा है। इसे किसी स्थिर फॉर्मूले में नहीं बांधा जा सकता। भाषा और समाज एक दूसरे के साथ लगातार एक डांस कर रहे हैं। डांस कर रहे हैं। हाँ, कभी समाज कोई नया कदम उठाता है, जैसे कोई नई तकनीक आती है या कोई नया सामाजिक बदलाव होता है, तो भाषा को उसके साथ ताल मिलाने के लिए नए शब्द और मुहावरे गढ़ने पड़ते हैं। और कभी भाषा कोई नया कदम उठाती है। बिल्कुल, कभी कोई कवि, कोई लेखक या कोई विचारक भाषा में एक नया विचार या एक नया सपना बुनता है, और फिर पूरा समाज उस विचार के पीछे चलने लगता है। तो ये एक दो तरफा प्रक्रिया है। वे एक दूसरे को लगातार बना और बदल रहे हैं। बिल्कुल, एक दूसरे को बना और बदल रहे हैं। ये डांस वाली बात मुझे बहुत पसंद आई। इसका मतलब ये भी है कि भाषा और बोलियां म्यूजियम में रखी चीजों की तरह स्थिर नहीं हैं, वो बदलती रहती हैं। हमेशा वो समय, भूगोल, राजनीति, तकनीक, हर चीज से प्रभावित होती हैं। आज हम जो हिंदी बोल रहे हैं, उसमें अंग्रेजी, फारसी और न जाने कितनी भाषाओं के शब्द घुल मिल गए हैं। ये बदलाव ही भाषा के जिंदा होने का सबूत है। सही बात है। जो भाषा नहीं बदलती, वो धीरे धीरे मर जाती है। इसका मतलब है कि किसी भाषा या बोली का भविष्य सिर्फ उसके बोलने वालों पर नहीं, बल्कि कई बाहरी ताकतों पर भी निर्भर करता है। प्रवास, मीडिया, शिक्षा का माध्यम, बाजार की जरूरतें, ये सब तय करते हैं कि कौन सी बोली आगे चल के भाषा का दर्जा पाएगी और कौन सी भाषा धीरे धीरे चलन से बाहर हो जाएगी। बिल्कुल, एकदम सही। इसके पीछे बहुत जटिल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण काम करते हैं। ये कोई आसान प्रक्रिया नहीं है। तो अब अगर हम अपने सबसे पहले सवाल पर वापस लौटें, तो मुझे लगता है कि जवाब अब शीशे की तरह साफ है। न तो समाज के बिना बोली का कोई अस्तित्व है, क्योंकि उसे बोलने और समझने के लिए लोगों का एक समूह चाहिए, और न ही बोली या भाषा के बिना समाज की कल्पना की जा सकती है, क्योंकि बिना साझा संवाद, साझा नियमों और साझा संस्कृति के लोगों का झुंड तो हो सकता है, समाज नहीं बन सकता। बिल्कुल सही निष्कर्ष। दोनों एक दूसरे के अस्तित्व के लिए अनिवार्य हैं। एक शरीर है तो दूसरा उसकी आत्मा। आज की इस बातचीत से एक बात तो साफ हो गई कि भाषा और बोलियां सिर्फ व्याकरण की किताबें नहीं हैं। ये जिंदा, सांस लेती हुई सामाजिक इकाइयां हैं, जो हमारे साथ जीती हैं, बदलती हैं और विकसित होती हैं। स्रोत हमें इसकी एक बेहतरीन तस्वीर दिखाता है। और ये विकास कभी रुका नहीं है, ये इसी वक्त हमारे चारों तरफ हो रहा है। बिल्कुल। और यहीं से मेरे दिमाग में एक आखिरी सवाल कौंध रहा है। आज का युग डिजिटल युग है। हम और आप और जो भी हमें सुन रहे हैं, हम सब दिन भर इमोजी, मीम्स और इंटरनेट स्लैंग का इस्तेमाल करते हैं। लॉल, बीआरबी, फोमो जैसे शब्द। ये एक ग्लोबल भाषा बनती जा रही है। एक ऐसी भाषा जिसे लिखने के लिए अक्षर नहीं बल्कि तस्वीरें और शॉर्टकट काफी हैं। तो सोचने वाली बात यह है, जो मैं हमारे श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहता हूं, क्या हम अनजाने में एक नई वैश्विक
बोली को जन्म दे रहे हैं, एक ऐसी डिजिटल बोली जो भौगोलिक सीमाओं को नहीं मानती? और अगर हाँ, तो क्या ये नई बोली भविष्य में हमारी पारंपरिक भाषाओं और संस्कृतियों को और अमीर बनाएगी या फिर उनकी अपनी खास पहचान को कमजोर कर देगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।